औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास शशम 6 क्लास के बच्चे, सबक नंबर 10 नज़म है हमारी इत्तफ़ाक़ और नाइत्तफ़ाक़ी। अमीर अमवी ने ये लिखी है नज़म, शायर हैं इसके। और हम लोग पहले इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक में हमने इसके किए पढ़ाई, अल्फाज मानी, फिर हमने मरकज़ी ख़्याल, ख़ुलासा, तशरीह, मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें हो चुकी हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने मश्की सवालात किए, वो सवालात जो आपकी नज़्म से रेलिवेंट थे। तो इस लेक्चर में हम लोग इसके हिस्सा ग्रामर की तरफ आते हैं, जो सवाल नंबर 4 से शुरू हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी पेन साथ रखें, उस पर लिखते जाइएगा। सवाल नंबर 4 है आपका, दिए गए अल्फाज। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज के पाँच ग्रोही अल्फाज तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिख लें आप अल्फाज, ठीक हो गया। अब इसका ग्रोह अल्फाज हमारे पास है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास जंगल। जब जंगल आएगा हमारे पास तो आपको फ़ौरन से जंगल में जो कुछ होता है उस 5 आपने चीज़ें लिखनी है, ग्रोही जो उस ग्रुप में आती हैं। जैसे आ गया शेर, शेर के बाद आ गया दरख्त, दरख्त के बाद आ गया शिकारी, जंगल में ही होगा शिकारी। उसके बाद आप देख लें शिकारी, फिर परिंदे भी वहाँ होंगे, जड़ी बूटियाँ। 1 2 3 4 5 हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अस्पताल। अस्पताल, अस्पताल में हमारे पास, अब देखिए अस्पताल ही है ना, हाँ जी। अस्पताल में हमारे पास सबसे पहले मरीज़, फिर दूसरा हो गया डॉक्टर, तीसरा हो गया नर्स, चौथा हो गया दवाई, 5वां हो गया एम्बुलेंस। देखें, ये ग्रोही अल्फाज ये करेंगे तो आपको फ़ौरन अस्पताल का आपके ज़हन में आएगा। उसके बाद है तालिबे इल्म। तालिबे इल्म, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है स्कूल, फिर क्या हो गया बस्ता, फिर क्या हो गया किताबें, कलम, कमरा जमात। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आप देखें क्रिकेट, क्रिकेट उसमें क्या चीज़ आ गई आपकी, सबसे पहले टीम, फिर आ गया मैच, फिर हो गया स्टेडियम, स्टेडियम के बाद हो गया आपका टीम, मैच, स्टेडियम, गेंद, फिर आपका हो गया बल्ला। 1 2 3 4 5 हो गए डियर स्टूडेंट्स। ये इनको ग्रोही अल्फाज यानी जो एक लफ्ज़ बोले जो उससे लिंक रखते हों, ये कह लें कि उसकी जो शाखें हों उसको ग्रोही अल्फाज में आ जाता है। आगे आप देखिए सवाल नंबर 5, मुदर्जा झैल अल्फाज के मुतशब्बा अल्फाज लिखें। मुतशब्बा अल्फाज लिखें। मैं मुख्तसर सवाल लिख रही हूँ, आपके पास वो लिखा हुआ है अल्फाज, उसके बाद मुतशब्बा। ये स्टूडेंट्स, जो मैंने हेडिंग बना दी, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुतशब्बा अल्फाज क्या होते हैं। पेज नंबर 67 पेज पे आप आ जाए डियर स्टूडेंट्स। 67 पेज पे मुतशब्बा अल्फाज पहले भी बताया था। ऐसे अल्फाज बाज़ तो इमला में मुख्तलिफ होते हैं, बोलने में एक होते हैं,
ठीक हो गया। बोलने में साउंड एक दे रही होती है, इमला में वो मुख्तलिफ होते हैं, उनके मतलब भी मुख्तलिफ होते हैं, उनकी साउंड एक होती है, इमला एक जैसी होती है। बाज़ की साउंड थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उनके मीनिंग तकरीबन थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अभी देखें उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो इमला के लिहाज से एक जैसे भी होते हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो लिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं, वो भी मुतशब्बा होते हैं। क्या कि लिखने में यानी इमला में एक जैसे लेकिन उनके मतलब मानी जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, बोलते हुए एक जैसे लगते हैं, लिखते हुए वो मुख्तलिफ होते हैं और मीनिंग के लिहाज से भी वो मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अल्फाज मुतशब्बा अल्फाज कहलाते हैं। मसलन हलाल और हलाल, अब देखें कि लिखने में मुख्तलिफ हैं, उनकी आवाज़ एक आ रही है, हलाल और हलाल। एक हलाल होता है जायज़, दूसरा हलाल होता है पहले दिन का चाँद और उसके बाद आला और आला, एक आला पहले वाला औज़ार, दूसरा आला होता है बड़ा। आलम और अलम, ठीक है। आलम एक होता है कि किस आलम में, एक अलम होता है झंडा भी, इलम भी होता है। आगे देखिए आपने इस सवाल को करना इसके हिसाब से ही जो मैंने लिखा है। पहला लफ्ज़ है आम, आम ये आम खाने वाला होता है। अब दूसरा देखें कि इमला में मुख्तलिफ है, आवाज़ एक जैसी दे रहे हैं, मुतशब्बा अल्फाज हैं। ये आम होता है आम होना, आम और आम। ये हो गया पीर और इस दूसरा भी पीर। अब ये देखें कि दोनों लफ्ज़ लिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ हैं। एक पीर होता है आप कह लें कि पीर उस्ताद, एक पीर होता है मुर्शद, सॉरी एक पीर होता है सोमवार जो डे होता है डे ऑफ द वीक यानी हफ्ते का एक दिन पीर जो होता है, और ये पीर क्या होता है उस्ताद। उसके बाद आगे है हलाल, जो पहले मैंने बताया हलाल जिसको जायज़ बोलते हैं। ये हलाल होता है पहले दिन का चाँद, मीना और बी परिंदे का नाम है। और आगे जो उन्होंने मिसाल में दिया है इल्म और अलम, ये मुतशब्बे अल्फाज हो गए। कुछ इमला के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, उनके मानी एक जैसे होते हैं। कुछ इमला हाँ जी मानी के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं, इमला के लिहाज से एक जैसे होते हैं, किसी की इमला मुख्तलिफ होती है और वो बोलने में भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, मुतशब्बा अल्फाज कहलाते हैं। जिस तरह आम आम एक जैसी साउंड दे रहे हैं लेकिन उनके मतलब मुख्तलिफ है। मुतशब्बा अल्फाज के मानी के समझ आने के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ आप आएँ। मुतशब्बा और अगला है हमारे पास सवाल तशबीह। सवाल नंबर 6 है मुदर्जा झैल शेर में से तशबीह तलाश करें। सवाल नंबर 6, मुदर्जा झैल शेर में से तशबीह तलाश करें। तशबीह, हाँ जी तशबीहा, वो तशबीह दूसरे वाला, तशबीह देना किसी चीज़ को, तशबीह तलाश करें। अब ये स्टूडेंट्स आपको बताती हूँ तशबीह, तशबीह क्या होता है। तशबीह होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह देना। जैसे माँ कहती है मेरा शेर बेटा, मेरा शेर बेटा, उसने अपने बेटे को किससे तशबीह दी, शेर से। वो शेर है नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग ताकतवर, ठीक हो गया। आगे देखिए तशबीह इसी को कहते हैं तशबीह। बराए मेहरबानी 67 पेज पे आएँ और उस पे बुक पे आप नज़र रखें, मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना। मानद यानी जैसा वो है वैसा ही है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मेरा बेटा शेर है, मानद करार दिया शेर की मानद। इल्मे बयां की रूह से जब एक चीज़ को उसकी किसी मुश्तरका खसूसियत यानी उसमें वो खूबियाँ हों जिससे मानद हम लोग तशबीह दे रहे हैं उस जैसी हों तो उसे तशबीह कहते हैं, जिसका मकसद पहली चीज़ की सिफ़त, हालत या कैफियत को वाज़िया और मुअस्सर बनाकर पेश करना। यानी उस चीज़ को जब आपने जिस तरह कह दिया मेरा बेटा शेर है, आप किसी को उसकी तारीफ़ बता रहे हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ताकतवर है। जब आप शेर से तशबीह दे रहे हैं तो अगले को समझ आ जाती है, दूसरे को जिसको बात बता रहे होते हैं कि इसकी ताकत और इसकी बहादुरी का किस हद तक मतलब वो कौन सा लेवल है, यानी किस हद तक वो स्ट्रॉन्ग, कितना ताकत है। जब शेर से तशबीह दे दी और वो उसकी कैफियत उसकी हालत को मुझसे तरीके से तशबीह उसकी बयान कर रही है, इससे कलाम में निखार और वजाहत भी पैदा होती है। मसलन हाँ ये देखिए आगे उन्होंने दे दिया, मसलन अजमल
शेर की तरह बहादुर है। ये सिंपल मैंने कहा था मेरा बेटा शेर है, तो जब शेर का है तो अब वो पक्का सही वाला असल वाला शेर तो ना हो गया, बहादुर, उसकी ताकत और उसकी हिम्मत। यहाँ अजमल को शेर से तशबीह दी गई है, अगरचा अजमल और शेर मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन बहादुरी की सिफ़त की बिना पर दोनों में मौजूद है, जिसकी वजह से अजमल को शेर जैसा करार दिया गया है। अब मुदरजा वाला शेर क्या है? शाम से कुछ, शेर पे गौर करें आप लोग, लिखें शेर को। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मुफलिस, चिराग मुफलिस यानी चिराग भी कभी उसने दिल को चिराग से तशबीह दी है, दिल को चिराग मुफलिस से। मुफलिस उसने अपने आप को कहा है, सिर्फ चिराग से तशबीह दी है, मुफलिस तो वो अपने आप को, दिल को चिराग से तशबीह दी है। अब ये देखिए, दिल को चिराग से, क्योंकि वो कहता है कि मेरा दिल भी है, कभी जलता है कभी बुझता है, दिल भी कभी खुश होता है कभी गमगीन होता है, चिराग की तरह कभी जलता है बुझता है, इसलिए उसने उसे तशबीह दी है। आगे सवाल नंबर 7 देखें आप लोग। सवाल नंबर 7 मुदरजा वाला हाँ जी, इबारत को गौर से पढ़ें। और इसमें वक्फ की अलामात लगाएं, और इसमें वक्फ मावैन में शो कर रही हूँ, वक्फ की अलामात लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ, आपको पता है कि जिस तरह आप देखें कि आप कोई भी इबारत पढ़े होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ अलामतें लगी होती हैं, वक्फ़ी अलामतें होती हैं, कहीं कोमा लगा होता है, कहीं फुल स्टॉप लगा होता है, कहीं वावैन लगा होता है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो अब इबारत हम लोग, मैं पहले आपको बता दूँ रमूज़ो काफ क्या है, उसके बाद मैं इबारत लिखूँगी। गुज़श्ता सफ़ात में यानी पिछले सफ़ात में हम रमूज़ो काफ की अलामात के बारे में पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर्स में आपने गौर से देखा होगा, हम कुछ अलामतें पढ़ भी चुके हैं रमूज़ो काफ की। इयादे के तौर पर 2 अलामात यहाँ दी जा रही हैं। इस वक्त हम सिर्फ 2 अलामात का जिक्र करते हैं। एक सक्ता है, सक्ता की अलामत क्या है हमारे पास? सक्ता, ये देखें, सक्ता की अलामत है एक हमारे पास। दूसरा, हाँ जी, उन्होंने कहा है कोसैन, कोसैन, कोसैन जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोसैन। अब देखिए सक्ता क्या है, जब मुसलसल, जब हम एक जुमला बहुत लंबा बोलते हैं तो उसमें कुछ देर के लिए हम ठहरते हैं, वक्फा, हल्का सा वक्फा देते हैं, तो उसमें हम सक्ता, उसको सक्ता बोलते हैं। उसके लिए हम लोग ये निशान लगाते हैं। अब देखें, जब किसी सक्ता की तरफ आ दें, जब किसी मुसलसल जुमले में थोड़ा सा वक्फा या ठहराव देना हो तो सक्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। सक्ते की मदद से जुमले के हिस्सों को अलग अलग रखने और इबारत को आसानी से पढ़ने में मदद मिलती है। इसकी अलामत ये है, ये देखिए सक्ता जो बीच में दिया हुआ है। जिस तरह आप देखें कि बहुत सारे नाम ले रहे होते हैं, अहमद, अली, हमज़ा, तो उनके दरमियान और हुदा, जब आखिर वाला बोल रहे हैं तो फिर और बोल रहे हैं। पहले जो आप नाम बोल रहे हैं, आप एक जुमले में कई सारे नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दरमियान में हम सक्ता लगा रहे हैं। आगे मिसाल भी उन्होंने दी है, अहमद, असलम, फ़ारूक और हामिद दोनों दोस्त हैं। ये देखिए सेम उन्होंने मिसाल दी है कि पहले नामों के अंदर सक्ता है। कोसैन की अब देखें, बाज़ औक़ात जुमले के किसी हिस्से की वजाहत के लिए कुछ अल्फाज या जुमले लिखने पड़ते हैं, उन्हें कोसैन कहा जाता है। कोसैन की अलामत ये वाली है, ये डैश जो छोटी, ये ब्रैकेट जो हमने दी है इस तरह, ये कोसैन। आपने देखा होगा अगर कुरान पाक की आप तर्जुमा पढ़े होते तो बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज होते हैं तो हम कोसैन के अंदर उसको लिखते हैं ताकि उसका मतलब आसानी से समझ आ जाए। मसलन लियाकत अली ख़ान 1958 में शहीद हुए। लियाकत अली ख़ान के अंदर बाद कोसैन में हमने लिखा है। आप समझते होंगे, आप सोच रहे होंगे बाज़ बच्चे कि लियाकत अली ख़ान कौन है, तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म। आगे अब इस इबारत को देखें और साथ में लगाइएगा। इबारत मैं आपको लिखवा देती हूँ। इबारत है हमारे पास, पहले देखें, अहमद, नबील और फ़ातिमा, अहमद, नबील और फ़ातिमा। अब आपको खुद अहमद और इसके दरमियान कुछ नहीं है तो ये लगी हमारे पास सक्ता की अलामत। अहमद, नबील और फ़ातिमा स्कूल गए, फिर आ गया हमारे पास वो सक्ता। उसके बाद
वापस आए, वापस आए और फिर चले गए, फिर चले गए। देखो और आया है तो इधर वापस आए के बाद हम सकता नहीं लगाएंगे, और आ गया है, और वापस चले गए। समझ नहीं आया क्यों, समझ नहीं आया क्यों। फिर सकता, उसी जुमले के दरमियान वो रुकते हैं। सकता आ गया, ये मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप लोग लगा लें। 1 2 3, ये जो जहाँ मैं सकता लगा रही हूँ, क्यों, क्यों क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन मार्क आया क्यों, वो सवाल कर रहा है कि समझ नहीं आया क्यों। क्या वो कुछ भूल गए थे, क्या वो कुछ भूल गए थे। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हो रहा है, क्या वो कुछ भूल गए थे, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद आगे देखें, रास्ते में उन्हें राशिद ट्रैफिक सार्जेंट ने भी रोका था। रास्ते में उन्हें ट्रैफिक, पहले नाम भी लिखा हुआ राशिद ट्रैफिक सार्जेंट ने भी रोका था। यही है ना। अब आ गया हमारे पास फुल स्टॉप। 3 आया हमारे पास, क्या है, एक सकता आया हमारे पास, सकता के बाद क्वेश्चन मार्क आए हैं जहाँ सवाल पूछे गए हैं, और एंड पे जब जुमला कंप्लीट हो गया तो ख़त्मिया आया है। सवाल नंबर 7 हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग सवाल नंबर 8 की तरफ आ जाएं। सवाल नंबर 8 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, मुदर्जा बाला तसव्वुर आपको अभी पढ़ाती हूँ। मुदर्जा झैल अल्फाज की जमा तहरीर करें। हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, मुदर्जा झैल अल्फाज की जमा लिखें। अल्फाज मैं लिख देती हूँ आपको 9, पहले लिखती हूँ अल्फाज, फिर जमा, एक लफ्ज़ है हमारे पास 9, बैत, उसके बाद है दौर, फिर है हमारे पास आम, फिर है ख़ास। तो डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 68 पे आप लोग आ जाएं। 68, इसमें देखें आप सबसे पहले जमा की इक़साम, अरबी में बता रहे हैं जमा की इक़साम। अरबी तसव्वुर के मुताबिक जमा की 4 इक़साम हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। 4 इक़साम हैं जिनमें पहली का मुताला हम कर चुके हैं। यहाँ हम जमा की दूसरी किस्म के मुतल्लिक पढ़ेंगे, जमा मुकस्सर। अगर वाहिद से जमा बनाते वक़्त वाहिद इस्म के हरूफ की सूरत में या तरतीब में तब्दीली कर दी जाए। अब जमा मुकस्सर की बात सुने। मुकस्सर है कि अरबी में हम लोग जमा कर रहे हैं, जमा बना रहे हैं, तो ये इसकी दूसरी किस्म है जमा मुकस्सर। इसमें क्या होता है, जमा बनाते वक्त हम वाहिद इस्म के हरूफ की सूरत या तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाती है, या वाहिद के बाज़ हरूफ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। यानी जो वाहिद लफ्ज़ होता है उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाती है, या उसी हर्फ में कुछ हरूफ का इजाफ़ा कर दिया जाता है। तो इस तरह बनने वाले जमा अल्फाज को जमा मुकस्सर कहते हैं, मुक्सर कहते हैं। मसलन इल्म से अलूम, किताब से कुतब वगैरह। तो उसकी रोशनी में हम लोग इसकी जमा बना रहे हैं, नो अनवा, जमा बन गई। बैत, बयूत, बैत घर होता है। दौर, अदवार, आम, अवाम, ख़ास, खवास। तो डियर स्टूडेंट्स ये सवाल नंबर 8 हमारा हो गया। आगे आप सवाल नंबर 9 की तरफ आएँ। सवाल नंबर 9, इत्तफ़ाक़ के फ़वाइद पर चंद जुमले लिखें। इत्तफ़ाक़ के फ़वाइद पर चंद जुमले लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे पढ़े। इत्तफ़ाक़ में बरकत है। सबसे पहली बात देखिए, इत्तफ़ाक़ में कामयाबी है, इत्तफ़ाक़ में आप कह लें तरक्की है, इत्तफ़ाक़ में इज़्ज़त है, इत्तफ़ाक़ में ताकत है। मैं लिख देती हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए हमने चंद जुमले लिखने हैं, तो आप लिखते जाए इत्तफ़ाक़ के फ़वाइद पर। नंबर 1, इत्तफ़ाक़
में बरकत है, जो कि आप अक्सर कहानियों के एंड पे भी पढ़ते हैं। नंबर 2, इत्तफाक में, अभी मैंने जिस तरह बोला भी है, इत्तफाक में रोब है, इत्तफाक में तरक्की है, इत्तफाक में तरक्की है। 4 है, इत्तफाक में मजबूती है। इत्तफाक में 5वां, इत्तफाक से काम जल्द मुकम्मल होता है या मकसद जल्द हासिल कर सकते हैं हम लोग। आप कुछ भी लिख लें। 6, एक आपने नज़म में पढ़ा होगा, उन्होंने क्या, हाँ, इत्तफाक से ज़िंदगी में लुत्फ़ है। इत्तफाक से ज़िंदगी में लुत्फ़ व मज़ा है। डियर स्टूडेंट्स, इत्तफाक के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इत्तफाक के आपने बोला था हर शोबे में, मैंने बोला था उसकी तशरीह करते हुए कि हर शोबे में आप देखें तो इत्तफाक के आपको फ़वाइद नज़र आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सवाल नंबर 9 आखिरी सवाल था इस ग्रामर का। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया होगा इस सबक के तमाम लेक्चर से। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई मसला है और आपने किस हद तक फ़ायदा उठाया। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले सबक के साथ। थैंक यू सो मच।